हेलो कैंडिडेट्स, आई वेलकम यू ऑल टू दिस यूट्यूब चैनल। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने CDS 2 2021 के हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया था और आज की इस वीडियो में हम बाकी कुछ बचे हुए हिस्ट्री के क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करेंगे। एंड बिफोर वी स्टार्ट, दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। आई एम भवानी सिंह, ग्रेजुएटेड फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड आई हैव वर्कड फॉर बालनो अकेडमी फॉर 4 years। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम आपके लिए कुछ पेड कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं। इन केस आपको सितंबर वाले एग्जाम्स के लिए अपने आप को एनरोल करवाना हो तो आप इस वीडियो को यहीं पॉज करके और इस स्लाइड के थ्रू जा सकते हैं। सारी डिटेल्स यहाँ पर मौजूद हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 6 और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक सबको एक्सप्लेन कर लिया था। अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 6 है, तो एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और फिर देखते हैं कि इसको कैसे अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन कहता है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पतंजलि's महाभाष्य। तो पतंजलि के महाभाष्य को लेकर यहाँ पे 2 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं और इन स्टेटमेंट्स में से हमें जो करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं उनको चूज करना है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये पतंजलि कौन है और उसके बाद उनका ये महाभाष्य क्या है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि एंशिएंट टाइम में हमारे यहाँ कुछ फेमस ग्रामेरियंस हुआ करते थे जिनको व्याकरण के बारे में बहुत अच्छी जानकारी थी, ग्रामर के बारे में बहुत अच्छी जानकारी थी और उन्होंने उस ग्रामर को लेकर कई सारी बुक्स भी लिखी हैं। तो उन्हीं में 3 फेमस ग्रामेरियंस हुआ करते थे अपने अपने टाइम के। जैसे सबसे पहले थे पाणिनि, आपने ये नाम सुना होगा, पाणिनि। ये अराउंड 5th सेंचुरी BC के आसपास थे। फिर दूसरे हैं कात्यायन, ये अराउंड 3rd सेंचुरी BC के आसपास थे। और फिर थर्ड है हमारे पास पतंजलि, जिनकी इस क्वेश्चन में बात हो रही है, पतंजलि। तो ये जो पतंजलि है ये थे 2nd सेंचुरी BC के आसपास। अब ये तीनों ही बड़े फेमस ग्रामेरियंस रहे। इन्होंने तीनों ने ही व्याकरण को लेकर, ग्रामर को लेकर बढ़िया काम किया है। पाणिनि ने क्या किया है, इन्होंने एक ट्रीटिस यानी एक ग्रंथ लिखा है संस्कृत ग्रामर को लेकर, उसे बोलते हैं अष्टाध्यायी। वहीं कात्यायन ने जो अपना ग्रामर का ग्रंथ लिखा है, ट्रीटिस लिखा है, उसे बोलते हैं वर्तिका सूत्र। और पतंजलि ने जो अपना ग्रामर का ग्रंथ लिखा है या अपनी जो बुक लिखी है उसका नाम है महाभाष्य, जिसकी क्वेश्चन में चर्चा हो रही है, महाभाष्य। अब ये महाभाष्य कुछ और नहीं है बल्कि अष्टाध्यायी, जो कि पाणिनि ने संस्कृत ग्रामर पर एक ट्रीटिस लिखा है, ग्रंथ लिखा है, उसी के कुछ सिलेक्टेड रूल्स के ऊपर की गई कमेंट्री है। तो पतंजलि ने क्या किया कि अष्टाध्यायी के कुछ सिलेक्टेड रूल्स लिए और उनके ऊपर कमेंट्री की। उसी कमेंट्री को हम बोल रहे हैं महाभाष्य। तो आप लोगों को अच्छे से याद रखना है कि पतंजलि का महाभाष्य क्या है। इसके बारे में 2 स्टेटमेंट्स हमारे सामने हैं। एक तो ये कि भाई इट मेक्स अ मेंशन ऑफ कौटिल्य। तो मैं आप सभी को बता दूं भाई लोग, ये बिल्कुल ही गलत फैक्ट है। महाभाष्य में कहीं पर भी कौटिल्य यानी कि चाणक्य या फिर आप कह सकते हो विष्णुगुप्त, और आप सभी जानते हो कि चाणक्य कौन है। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य को हेल्प करते हैं मौर्यन एम्पायर स्टैब्लिश करने में और नंद डायनेस्टी के धनानंद को हराने में, गद्दी से हटाने में। तो वही चाणक्य के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। तो महाभाष्य में कौटिल्य के बारे में कोई भी बात नहीं की गई है। महाभाष्य में पतंजलि ने बिल्कुल भी इनके बारे में कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो जाता है। अब दूसरा स्टेटमेंट है कि इट इज अ बुक ऑन ग्रामर एंड रेफर्स टू हिस्टोरिकल पर्सनालिटीज ओनली इंसिडेंटली। तो देखिए ये फैक्ट बिल्कुल ठीक है। अभी जैसे कि हमने बात किया कि ये ग्रामर पर लिखी गई बुक है, भाई अष्टाध्यायी की संस्कृत ग्रामर के कुछ सिलेक्टेड रूल्स लिए गए, उनके ऊपर कमेंट्री कर दी पतंजलि ने। तो ये ग्रामर बुक है विच रेफर्स टू हिस्टोरिकल पर्सनालिटीज ओनली इंसिडेंटली। तो ये बिल्कुल सही बात है। कौटिल्य के बारे में तो कोई चर्चा नहीं है, पर महाभाष्य में पतंजलि ने उस जमाने में चंद्रगुप्त मौर्य के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होते थे या जो मिनिस्टर्स होते थे, जो भी उनकी जनसभाएं होती थी, उसके बारे में उन्होंने डिस्क्रिप्शन
दिया हुआ है। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा यहां पर सही है। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा बी, 2 ओनली। तो देखिए यह है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 7। द पेंटेड इलस्ट्रेशन ऑफ द मूविंग ऑफ द अशोका पिलर एट टोपरा इज फाउंड इन तारीख फिरोज शाही, तारीख शाही, सीरत फिरोज शाही या अकबरनामा। तो बेसिकली क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि भाई एक अशोकन पिलर था टोपरा में, उसको जब शिफ्ट किया गया था दिल्ली में, तो उसका एक पेंटेड इलस्ट्रेशन, उसका एक पेंटेड चित्र है। वो चित्र कौन सी बुक में पाया गया है इन 4 बुक्स में से? तारीख फिरोज शाही में, तारीख शाही में, सीरत फिरोज शाही में या अकबरनामा में? तो भाई लोग करेक्ट आंसर है सीरत फिरोज शाही। और मैं आपको बता दूं ये पूरी कहानी क्या है कि अशोका द ग्रेट, जो कि मौर्यन एम्पायर के 3rd रूलर थे, उन्होंने अपने टाइम में अपने धम्म के बारे में, अपने रूल के दौरान एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कई सारी चीज़ें लिखवाई थी। और ये सारी चीज़ें उन्होंने लिखवाई थी पिलर इंस्क्रिप्शंस पर। कई सारे पिलर्स को उन्होंने अपने टाइम के जो मौर्यन एम्पायर था, देश के अलग अलग हिस्सों में उनको एस्टैब्लिश करवाया था। तो उन्हीं में से 2 पिलर्स हैं। एक तो टोपरा में था ओरिजिनली। टोपरा ये अपने हरियाणा के अंबाला के पास एक गांव है, तो वहां एक पिलर था, तो उसे टोपरा पिलर बोलता है। और एक था मेरठ में। तो ओरिजिनली ये दोनों पिलर्स टोपरा में और मेरठ में थे, पर तुगलक डायनेस्टी, दिल्ली सल्तनत के टाइम में तुगलक डायनेस्टी थी, तो उसके एक रूलर थे फिरोज शाह तुगलक। इन्होंने क्या किया कि इन दोनों पिलर्स को इनकी ओरिजिनल जगहों से दिल्ली शिफ्ट करवा लिया और दिल्ली में इनको एस्टैब्लिश करवा दिया, री एस्टैब्लिश करवा दिया। तो अब वही वाली बात है कि सीरत फिरोज शाही में वो चित्र एनश्राइंड है, और सीरत फिरोज शाही में सिर्फ ये टोपरा पिलर का इलस्ट्रेशन नहीं है, इसके अलावा ये फिरोज शाह तुगलक के इनिशियल 20 ईयर्स, जो उसके रूल के इनिशियल 20 ईयर्स हैं, उसकी हिस्ट्री भी बताता है। और सीरत फिरोज शाही में एक चीज और है, फिरोज शाह तुगलक ने बंगाल को 2 बार इन्वेड किया था, उसके बारे में भी जानकारी है। तो आपको ये याद रखना है कि सीरत फिरोज शाही वॉज रिटन इन 1370 में लिखी गई थी, और इसमें टोपरा कला से जो पिलर को शिफ्ट किया था दिल्ली में, उसका पेंटेड इलस्ट्रेशन है। साथ ही साथ इसमें फिरोज शाह तुगलक के रूल के इनिशियल 20 ईयर्स को डिस्क्राइब किया गया है, और साथ ही साथ उसने बंगाल में जो 2 बार इन्वेजन किए थे उनको भी यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। अब अगर मैं बात करूं बाकी सारे ऑप्शंस की कि ये कौन कौन सी बुक्स हैं, तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं तारीख फिरोज शाही। भाई तारीख फिरोज शाही को 1357 के अराउंड जियाउद्दीन बरनी इन्होंने लिखा था, और इसमें इन्होंने तुगलक डायनेस्टी के 3 रूलर्स के रेन को लिखा है, बेसिकली उनके शासनकाल को लिखा है कि इनके तीनों के शासनकाल के टाइम में किस तरह से दिल्ली सल्तनत में काम किया जा रहा था। तो ये 3 रूलर्स हैं। एक तो है तुगलक डायनेस्टी के फाउंडर गियासुद्दीन तुगलक, फिर दूसरे हैं मोहम्मद बिन तुगलक, और उसके बाद हैं हमारे पास फिरोज शाह तुगलक। तो इस तरह से इन तीनों रूलर्स के टाइम में दिल्ली सल्तनत का क्या हाल था, वो सारी चीजें तारीख फिरोज शाही में है। उसके बाद हम बात करते हैं तारीख शाही की। तो तारीख शाही को 1572 से 1576 के बीच में अहमद यादगार ने लिखा था, और इस बुक में बेसिकली बंगाल के जो उस वक्त के अफगान रूलर्स थे उनको डेडिकेट किया है। इस बुक को उन्होंने अफगान रूलर्स ऑफ बंगाल प्रोविंस को डेडिकेट किया है, उनकी हिस्ट्री इसमें बताई गई है। और बात करें अगर अकबरनामा की, तो देखिए आप सभी जानते हैं कि अकबर द ग्रेट, जो कि मुगल एम्पायर के 3rd रूलर थे, काफी फेमस भी रहे अपनी पॉलिसीज को लेकर, अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज, अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज और अपने रिलीजियस पॉलिसीज को लेकर। तो उनकी लाइफ का जो डिस्क्रिप्शन है वो अकबरनामा में है। अकबरनामा की 3 वॉल्यूम्स हैं, और जो 3rd वॉल्यूम है उसे हम कहते हैं आईने अकबरी। और आप सबको बहुत अच्छे से पता होगा कि अकबरनामा इंक्लूडिंग आईने अकबरी, इनको लिखा है अकबर के ही 9 रत्नों में से, 9 जूल्स में से एक अबुल फजल ने। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो सही और करेक्ट आंसर आप कह सकते हो सीरत फिरोज शाही, जिसमें टोपरा के इस अशोकन पिलर को दिखाया गया है। अब हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 8। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेम्पल ऑफ द वैष्णवाइट ट्रेडिशन?
देखिए काफी इजी क्वेश्चन है और काफी फैक्चुअल क्वेश्चन है। अगर आपको फैक्ट्स मालूम है तो आप इस क्वेश्चन को इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। तो मैं सबसे पहले शुरू करता हूं क्वेश्चन के मतलब से। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भाई ये 4 टेम्पल्स के नाम दिए गए हैं और इनमें से आपको उस टेम्पल को पहचानना है जो वैष्णवाइट ट्रेडिशन को फॉलो करता है या बेसिकली लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड है। तो मैं आप सबको बता दूं, नीचे से शुरू करते हैं भाई। ऑप्शन डी तंजावुर, जिसे पहले तंजौर भी कहा जाता था, ये तमिलनाडु की एक साइट है और यहां पर एक टेम्पल है, तंजावुर टेम्पल भी बोलते हैं उसे, और उसका एक नाम है बृहदेश्वरा टेम्पल। ये जो टेम्पल है तंजावुर टेम्पल या बृहदेश्वर टेम्पल, ये पूरी तरह डेडिकेटेड है लॉर्ड शिवा को। तो अगर ये लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है, ये वैष्णवाइट ट्रेडिशन का टेम्पल तो हो नहीं सकता, तो तंजावुर टेम्पल तो नहीं। फिर ऑप्शन सी की बात करते हैं। अगेन तमिलनाडु की ही एक साइट है, गंगईकोंडा चोलपुरम। तो गंगईकोंडा चोलपुरम में जो टेम्पल है उस टेम्पल का नाम भी सेम है, बृहदेश्वर टेम्पल। तो बेसिकली 2 बृहदेश्वर टेम्पल्स हैं। तो ये जो गंगईकोंडा चोलपुरम का बृहदेश्वर टेम्पल है, ऑब्वियस सी बात है कि ये भी लॉर्ड शिवा को ही डेडिकेटेड है, यानी शिवाइट ट्रेडिशन को फॉलो करता है। तो भाई ये भी ऑप्शन नहीं है। अब बात करते हैं चिदम्बरम, ऑप्शन बी। भाई चिदम्बरम टेम्पल अगेन तमिलनाडु की टेरिटरी में है, तमिलनाडु की ही साइट है चिदम्बरम। तो यहां पर जो टेम्पल है उसका नाम है थिल्लई नटराज टेम्पल। अब शायद मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है कि ये जो टेम्पल है ये किस देवता को डेडिकेटेड है। तो थिल्लई नटराज टेम्पल, आप सभी को मालूम है कि जो नटराज है वो लॉर्ड शिवा का अवतार है, तो ये भी लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। तो आप एक ही ऑप्शन बचा आपके सामने, श्रीरंगम। तो ऑब्वियस ही बात है आंसर तो यही होगा, पर फिर भी इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। श्रीरंगम ये भी तमिलनाडु की एक साइट है और यहां पर जो टेम्पल है भाई लोग, उसका नाम है रंगनाथ स्वामी टेम्पल। और रंगनाथ स्वामी ये अवतार है लॉर्ड विष्णु के। तो भाई वैष्णवाइट ट्रेडिशन को फॉलो करने वाला जो टेम्पल है वो है श्रीरंगम में जो टेम्पल। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो देखिए अब हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि द बायोग्राफी ऑफ शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ऑथर्ड बाय जहां आरा इज नोन एज मुनिस अल अरवाह, फवायद उल फवाद, सीरतुल औलिया, मुरक्का दहली। तो मैं आप सबको बता दूं कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती जो है वो इस्लाम में चिश्ती ऑर्डर या चिश्ती सिलसिला जो है उसके एक प्रोमिनेंट सूफी संत हुआ करते थे। 1143 में इनका जन्म हुआ था और 1236 में इनकी डेथ हो गई थी। ये 1192 से लेकर 1236 तक अजमेर में ही थे और यहीं पर ये अपने जो रिलीजियस सरमन हुआ करते थे वो दिया करते थे। अब आप लोगों ने राजस्थान के अजमेर में ही एक दरगाह सुनी होगी जिसका नाम है अजमेर शरीफ। ये अजमेर शरीफ दरगाह जो है ये इन्हीं की है और इस दरगाह को सेकंड मुगल एम्परर बाबर के बाद जो हुमायूं हुए उनके बेटे, तो हुमायूं ने इस दरगाह को होली श्राइन के तौर पे बनवाया। तो आपको ये याद रखना है कि अजमेर शरीफ दरगाह शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की ही दरगाह है और इस दरगाह को बनवाया था हुमायूं ने, मुगल एम्परर हुमायूं ने। और जहां आरा जिन्होंने शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की बायोग्राफी लिखी है, जहां आरा शाहजहां की सबसे बड़ी बेटी थी, इन्होंने इनकी बायोग्राफी लिखी है और उसे बोला है भाई लोग मुनिस अल अरवाहा। मुनिस अल अरवाहा का मतलब होता है कॉन्फिडेंट ऑफ स्पिरिट्स, यानी आत्माओं का भरोसेमंद, आत्माओं का विश्वास पात्र, आत्मा जिस पे भरोसा कर सके। और अब अगर मैं बात करूं कि जो बाकी की 3 बुक्स हैं ये किसके बारे में है भाई, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। तो देखिए फवायद उल फवाद जो है ये शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के ही एक शागिर्द हुआ करते थे, इनके शिष्य थे, डिसाइपल थे। उनका नाम था निजामुद्दीन औलिया। मे भी आप लोगों ने इनका नाम सुना होगा। इनके नाम की दिल्ली में दरगाह है, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह है और इन्हीं के नाम का दिल्ली में एक रेलवे स्टेशन है, हजरत निजामुद्दीन। तो निजामुद्दीन औलिया शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के शागिर्द थे। 1238 से और 1325 तक ये एक सूफी संत के तौर पे जाने गए। काफी फेमस, काफी प्रोमिनेंट सूफी संत हुआ करते थे ये भी। तो इनकी जो बातचीत है, इनकी जो कुछ कॉन्वर्सेशंस हैं, उनको फवायद अल फवाद में दर्ज किया गया है, उनको वहां पे एनश्राइन कर दिया गया है।
अब बात करें अगर सी सिरतुल औलिया की, तो भाई लोग देखो, ये सिरत नहीं है, ये सिरत नहीं होगा, ये होगा सियरुल औलिया। और सियरुल औलिया जो है ये बेसिकली स्पिरिचुअल गाइड है चिश्ती सिलसिला के बारे में, चिश्ती ऑर्डर के बारे में। तो जिस सिलसिले को, जिस ऑर्डर को ये हमारे दोनों शेख मोइनुद्दीन चिश्ती और निजामुद्दीन औलिया बिलोंग करते हैं, तो उसी ऑर्डर की एक हिस्ट्री सियरुल औलिया में बताई गई है। तो स्पिरिचुअल गाइड ऑफ चिश्ती। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा हो। तो अब हमारे सामने है ऑप्शन डी, मुरक्का दहली। तो देखिए भाई लोग, मुरक्का दहली जो है ये बेसिकली एक मुगल एम्परर थे, मोहम्मद शाह। इनको एक टाइटल भी दिया हुआ था, एक टैग भी दिया हुआ था, रंगीला। थोड़े रंगीले किस्म के थे। तो मोहम्मद शाह रंगीला रूल करते हैं 1719 से 1748 तक, और मुगल एम्परर थे। बेसिकली आपको बता दूं कि 1707 में अपने औरंगजेब की डेथ हो जाती है। तो औरंगजेब की जब डेथ हो जाती है तो औरंगजेब के बाद उनका बेटा बहादुर शाह फर्स्ट मुगल एम्परर बनता है भाई। उसके बाद उसका सक्सेसर आया जहांदार शाह, ये एक ही साल रूल कर पाया। उसके बाद फर्रुख होशियार, और फर्रुख होशियार के बाद था मोहम्मद शाह रंगीला। तो आप लोगों को शायद अब ये समझ में आ गई होगी कि किस तरह से क्रोनोलॉजी थी। तो औरंगजेब, औरंगजेब के बाद बहादुर शाह फर्स्ट, फिर जहांदार शाह, फिर फर्रुख होशियार, और उसके बाद मोहम्मद शाह रंगीला। तो मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम की दिल्ली कैसी थी, मुगल एम्पायर कैसे था, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चल रहा था, वो सारी चीजें मुरक्का दहली में लिखी गई हैं। तो मुरक्का दहली मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम में दिल्ली पर कैसे शासन किया जा रहा था, हिंदुस्तान पे कैसे शासन किया जा रहा था, और दिल्ली का क्या कल्चर था, वो सारी चीजें यहाँ पे बताई गई है। तो भाई लोग, अब हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, एक बार देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलिटिकल मेथड ऑफ द मॉडरेट्स इन द नेशनल मूवमेंट? ओवरथ्रो ऑफ एलियन रूल, कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन, स्लो ऑर्डरली पॉलिटिकल प्रोग्रेस, मोबिलाइजेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन। तो क्वेश्चन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं शुरू करता हूं मॉडरेट्स के साथ। भाई मॉडरेट्स क्या है, कौन है, और किस तरह के पॉलिटिकल मेथड्स थे, और फिर आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमें चूज करना है। तो देखिए, आप सबको पता होगा अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री थोड़ी सी पढ़ी है तो 1885 में एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को एस्टैब्लिश किया जाता है जिसे हम बोलते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस। जब ये एस्टैब्लिश हुई थी तो इनिशियली इसका नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं था, पहले था इंडियन नेशनल यूनियन। बाद में इसको कन्वर्ट कर दिया गया इंडियन नेशनल कांग्रेस में, दादा भाई नौरोजी के सजेशन के बाद। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को एस्टैब्लिश किया था एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट ने, जो कि ब्रिटिश थे। उनका नाम था A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। अब इन्होंने अकेले तो एस्टैब्लिश किया नहीं होगा, इन्होंने क्या किया, हमारे उस वक्त के कुछ एजुकेटेड लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, उनकी हेल्प से आईएनसी को एस्टैब्लिश किया। जैसे आप लोगों ने वो नाम सुने होंगे जिनकी हेल्प से इन्होंने एस्टैब्लिश किया है, जैसे दादा भाई नौरोजी। उसके अलावा आप लोगों ने सुना होगा गोपाल कृष्ण गोखले, गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु भी थे गोपाल कृष्ण गोखले जी। उसके अलावा आप लोगों ने नाम सुना होगा मदन मोहन मालवीय। उसके अलावा आप लोगों ने नाम सुना हो फिरोज शाह मेहता। फिर एक नाम था अपना महादेव गोविंद रानाडे। इसी तरह से फिर आनंद मोहन बोस, R.C. दत्त, इस तरह के और 5-6 नाम हैं। तो ये सारे लोगों के ग्रुप को कहा जाता था मॉडरेट, या इन लीडर्स को बोला जाता था मॉडरेट्स। और भाई लोग, जब 1885 में आईएनसी का एस्टैब्लिशमेंट हो गया था ना, तो 1885 से अगले 20 सालों तक, 1905 तक इन्हीं मॉडरेट लोगों की पकड़ थी आईएनसी के ऊपर। तो भाई लोग, 1885 से 1905 के बीच जब इनकी पकड़ थी आईएनसी के ऊपर, तो इनका ये मानना था कि भाई अंग्रेज जो है वो हमारे ऊपर जो रूल कर रहे हैं, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, ये ठीक ठाक रूल कर रहे हैं, और अगर ये अच्छे से रूल कर रहे हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं कि ये हिंदुस्तान में कितने टाइम तक भी रहे। और इनका ये भी मानना था कि अगर हिंदुस्तान की जनता की कोई प्रॉब्लम्स हैं तो वो प्रॉब्लम्स हम तक पहुंचेंगी, यानी आईएनसी तक पहुंचेंगी, और उसके बाद हम उन प्रॉब्लम्स को जो ब्रिटिश वायसरॉय हैं उनके सामने पहुंचाएंगे, और उनका फिर उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाल दिया जाएगा। तो ये हिंदुस्तान की जनता के रिप्रेजेंटेटिव बने हुए थे। पर इनका ये भी मानना था कि इस दौरान, ठीक है, या नेशनल मूवमेंट के दौरान, हमें
पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल तरीकों को फॉलो करना है, हमें स्ट्रिक्ट एक्शंस नहीं लेने अंग्रेजों के अगेंस्ट, हमें कोई वायलेंस नहीं दिखानी है, हमें बिल्कुल भी बोल्ड डिसीजंस नहीं लेने हैं, हमें अंग्रेजों के साथ मिलकर काम करना है। तो इस तरह की मेंटालिटी थी और इससे ये पता चलता है कि ये किस तरह से एक स्लो पर एक डिसिप्लिन जो पॉलिटिकल प्रोग्रेस है वो चाहते थे। तो ये बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से ही विरोध करना जानते थे, ये वायलेंस वगैरह में बिलीव नहीं करते थे। तो अब अगर आप क्वेश्चन को देखेंगे तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि भाई 4 ऑप्शंस हैं, ये वो 4 ऑप्शंस हैं जिनमें से हमें उस ऑप्शन को पहचानना है जो नेशनल मूवमेंट के दौरान मॉडरेट्स का पॉलिटिकल मेथड नहीं हुआ करता था। तो देखिए, मोबिलाइजेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन, तो पब्लिक ओपिनियन तो ये लेते थे और उसके बाद फिर वॉइसरॉय को या जो भी ब्रिटिश अथॉरिटी थी उसको फॉरवर्ड करते थे, तो ये तो था। फिर स्लो ऑर्डरली पॉलिटिकल प्रोग्रेस, अभी तो मैंने आपको बताया कि काफी स्लो यानी धीरे धीरे और एकदम अनुशासित रूप से यानी कि डिसिप्लिन फॉर्म में ये पॉलिटिकल प्रोग्रेस चाह रहे थे। साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन, ऐसा कोई वायलेंस के साथ कोई एजिटेशन नहीं, वायलेंस के साथ कोई विद्रोह नहीं करना चाहते थे। हाँ, हंगामा करते थे पर वो कैसा, कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से कि भाई हाथ पैर एक तरीके से जोड़ के या फिर भाई हमारी ये रिक्वेस्ट है, ये डिमांड है, इसे पूरा कर दीजिए। तो ये मोबिलाइजेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन ये तो ठीक है, स्लो ऑर्डरली पॉलिटिकल प्रोग्रेस ये भी ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन हुआ करता था, वायलेंस कोई इस तरह की होती नहीं थी इनकी तरफ से। हाँ, ओवरथ्रो ऑफ एलियन रूल, ये इनका कभी एजेंडा नहीं रहा कि भाई अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकाल दे। मैंने आपको इनिशियली बताया, मैंने शुरुआत में बताया कि भाई ये अंग्रेजों के साथ मिलकर काम करना चाहते थे, इनको कोई आपत्ति नहीं थी कि अंग्रेज हिंदुस्तान में रहे। तो भाई ओवरथ्रो ऑफ एलियन रूल यानी ब्रिटिश रूल को यहां से उखाड़ फेंकना, ये इनका पॉलिटिकल मेथड नहीं था। तो ऑप्शन ए वुड बी करेक्ट आंसर। तो आई होप आप सभी को ये सारे क्वेश्चंस और उनके एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया है, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को अपने नोन लोगों के साथ या जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कर सकते हैं और साथ ही साथ आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो फिलहाल के लिए इतना ही एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।